ये आर्किटेक्ट वर्ल्ड जो है, इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? मुझे स्पेसेस बहुत इंस्पायर करते थे, लाइट, मूड्स, इमोशंस, हारमोनीज। और फिर जोधपुर में पैदा हुए हैं, मेहरानगढ़ को हम बचपन से देख रहे हैं। क्या बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग को लेकर इन दिनों? एक सेट पैटर्न में अब कोई नहीं चलना चाहता है, एवरीबडी वांट्स समथिंग न्यू। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक एग्जाम्पल सेट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं? ढाणी नाम से एक आउट हाउस बनाया हमने, मिट्टी के लेप की दीवारें हैं, मांडना कर रखा है, घास की रूफ है उसके ऊपर। लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम आर्किटेक्ट का पैसा बचा लें और अपने हिसाब से काम कर लें। जब आप किसी का घर बनाएंगे तो एक फैमिली अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी आपके हाथ में सौंपेगी। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मैंने 1 साल जब इंजीनियरिंग करी तो मुझे पता पड़ा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आपको बहुत ट्रैवल का शौक है। लास्ट हमारा डेस्टिनेशन कश्मीर से कन्याकुमारी था। 5000 किलोमीटर का बाइक सफर तय किया था इन 21 डेज। अगर आप किसी एक मशहूर बिल्डिंग को फिर से डिजाइन कर सकते हैं तो वो कौन सी होगी? मेहरानगढ़। अगर आपको एक शब्द में खुद को बयां करना हो तो वो क्या हो? रेबेलियस। अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं द आर्क टॉक शो के नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ में। आज हम जिस युवा आर्किटेक्ट से मिलने वाले हैं, उन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक है। आपको म्यूज़िक बहुत इंस्पायर करता है और आपने अपनी कंपनी का नाम जो है बड़ा ही थॉटफुल रखा है, दिवाकर भाटी आर्किटेक्ट्स। इस नाम से इनकी कंपनी काम कर रही है। कितने वर्षों से ये इस इंडस्ट्री में है, क्या इनका अनुभव है और क्या वो बात थी जो इन्हें आर्किटेक्ट बना पाई इनके ज़िंदगी में। तो आइए स्वागत करते हैं द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलार्ते संदीप टाइल ग्रुप के हमारे इस नए पॉडकास्ट में हमारे नए मेहमान आर्किटेक्ट दिवाकर भाटी जी का स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। दिवाकर जी, परिचय में कोई कमी तो नहीं रखी मैंने आपके? नहीं, आपने काफ़ी बोला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप। थैंक यू सो मच दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये आर्किटेक्ट वर्ल्ड जो है, इसमें आपकी एंट्री कैसे हुई? कोई फैमिली में थे, किसी ने इंस्पायर किया या आप खुद बनना चाहते थे? वैसे फैमिली में तो कोई आर्किटेक्ट नहीं है। आई थिंक आई एम द फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्ट अभी तक जो हम काम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर के प्रति जो लगाव है वो बचपन से ही शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे स्पेसेस बहुत इंस्पायर करते थे। लाइट, मूड्स, इमोशंस, हारमोनी, स्पेसेस, सिमेट्री, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये बचपन से सुनता आए थे, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। फिर जब हम और बड़े हुए तो पता पड़ा कि ये सब तो आर्किटेक्चर के अनुभव हैं, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के साथ में इनको रिलेट किया जा सकता है। और फिर जोधपुर में पैदा हुए हैं, मेहरानगढ़ को हम बचपन से देख रहे हैं, उम्मेद पैलेस को हम बचपन से देख रहे हैं। तो वो सारे जो प्रिंसिपल्स जो हम बात कर रहे हैं वो सब आर्किटेक्चर में यहीं से जागरूक हुए हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही हम उसी एम्बियंस में पले बड़े हैं, तो स्पेसेस के प्रति लगाव और लाइटिंग और कॉम्बिनेशंस और हारमोनी, ये इसके प्रति झुकाव था और इसलिए आर्किटेक्चर को मैंने ऑप्ट किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। नो डाउट अबाउट इट कि जोधपुर का आर्किटेक्ट जो है उसे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा की बात की, एजुकेशन की आपने बात की, तो अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। सर, मैंने स्कूलिंग जोधपुर से ही करी है। एक स्कूल हुआ करता था वीवी जॉन मेमोरियल स्कूल, मैं आज भी बहुत याद करता हूँ। हमारे बहुत पॉपुलर स्कूल है ना? बहुत पॉपुलर था हमारे टाइम पे। आई थिंक हमारे जनरेशन के सब लोग उसी में पढ़े हुए हैं और आज भी याद करते हैं, और अच्छी एलुमनाई है। फिर उस स्कूल के बाद में आई मूव टू गोटन LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर। वो एक बोर्डिंग स्कूल था जी। मेरे पेरेंट्स ने हम समझा के बोर्डिंग में भेजेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, डेवलपमेंट के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट रहेगा मेरा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। फिर मैं स्कूल गया, बोर्डिंग स्कूल में हमने पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद में आई वेंट टू जयपुर से मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया, बैचलर्स। देन आई मूव टू हरियाणा, वहाँ से मैंने मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किया था और करेंटली आई एम परसुइंग PhD इन आर्किटेक्चर। वाओ, दैट्स ग्रेट। और आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर 2011 से, तो अभी तकरीबन 14 साल पूरे हो गए हैं हमको। और जोधपुर में सेटअप हुआ 8 साल कर दिए हैं हमने पूरे। मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें जिक्र होता था आपको बहुत ट्रैवल का शौक है, और जिस तरह की स्ट्रीम है आपकी, इसमें तो ट्रैवल कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, लर्निंग को लेकर, नए आर्किटेक्ट को देखने को लेकर। तो अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए। मेरी हॉबी है ट्रैवल। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है मुझे, और ट्रैवल बाय रोड। मुझे बाइकिंग का बहुत शौक है, तो मैं बाइक उठाता हूँ और आई थिंक 2000 किलोमीटर्स 5000 किलोमीटर्स का हम एक बाइक राइड टूर करते हैं। मैं और मेरी वाइफ स्पेशली। अरे वाह। शी इज ऑल्सो इनटू बाइकिंग एंड विद मी।
हमने जो लास्ट हमारा डेस्टिनेशन था वो कश्मीर से कन्याकुमारी था। हमने 5000 किलोमीटर का बाइक सफ़र तय किया था इन 21 डेज़। क्या बात है। उससे पहले हमने सिक्किम पूरा कवर किया है बाइक पे, गोवा कवर किया है बाइक पे, स्पीति वैली, लद्दाख। तो ये सारे हमारे एक कलेक्टिव गोल हैं और मैं मानता हूँ कि द वर्ल्ड इज़ एन ओपन बुक। तो हम जितना सड़कों पे घूमेंगे, जितना हम आसपास की बिल्डिंग्स को देखेंगे, वहाँ से हम सीख सकते हैं, ज्ञान मिलेगा। जितने लोगों से हम बात करते हैं, जितने कल्चर्स को हम टच करते हैं, सबसे कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिलता है और वहीं से मेरा आर्किटेक्चर स्टार्ट भी होता है। आई वॉन्ट टू टच पीपल और उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको ट्रांसलेट करना ही हमारा एक मोटो रहता है। राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपने वाइफ का जिक्र किया, क्या नाम है उनका? रिंकूशा भाटी। वो भी आर्किटेक्ट है? वो PhD है मैनेजमेंट में। अच्छा। एंड बट शी मैनेजेस माय ऑफिस। अरे वाह, परफेक्टली। तो फिर इसी की बात करते हैं हम। दिवाकर भाटी आर्किटेक्ट्स जो आपने कंपनी बनाई है, ये भी 14 साल पहले ही शुरू हुई या उसके बाद थोड़ा 8 साल काम करने के बाद शुरू किया आपने? नहीं, ये शुरू किया मैं 8 साल पहले। प्रैक्टिस मैं 14 साल से कर रहा हूँ। कॉलेज के बाद में मैं बॉम्बे गया, पुणे, बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, मैं सब शहरों में गया, वहाँ काम किया, वहाँ के लोगों से मिला, सीखा, एक्सपीरियंस लिया। फिर होम टाउन इज़ ऑलवेज अ होम टाउन। आपको यू हैव टू कम टू द रूट्स। सो आई ऑल्सो थॉट कि लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। फिर यहाँ आके हमने हमारा स्टूडियो स्टार्ट किया। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। और नाम आपने ये जो चूज़ किया, आपका नाम दिवाकर इसीलिए कंपनी का नाम रखा या कोई और थॉट थी? दो बातें हैं इसमें। मेरा नाम तो डेफिनेटली दिवाकर है, जो मेरे पेरेंट्स ने रखा था, और ये नाम बहुत सुंदर है। इसका नाम का मतलब लोगों को पता नहीं है। बेसिकली दिस इज शाइनिंग ऑफ सन। तो दिवाकर का मतलब है उगता सूरज। तो जब मुझे लगा कि मेरे नाम में ही अगर उगता सूरज है तो क्यों ना इस फर्म में ही इसका नाम इस्टेब्लिश किया जाए। उगता सूरज मतलब ये सबको रोशनी देगा, सबको लाइट देगा। तो वही हमारा एंड गोल है कि जब हम इस कंपनी में काम करें, जो हमारे एफर्ट्स है, जो हम बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, उससे एक्चुअली लोगों का जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़े, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बढ़े, हम उनके इमोशंस को अच्छे से केटर कर सकें, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकें, एंड इवेंचुअली वी ट्राई टू गिव देम अ बेटर होम एंड अ बेटर एक्सपीरियंस। दिवाकर जी, मैं जानना चाहूँगा, मैं हर आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर से ये पूछता हूँ कि हम आपके प्रोजेक्ट को कैसे पहचानें? क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम मान सकते हैं हाँ ये तो दिवाकर जी ने बनाया है? आई थिंक हमारी USP है फ्रेशनेस। ओके। हमारी कोई बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मैच नहीं करेगी, ये हम कोशिश करते हैं। तो एक फ्रेशनेस का एक एस्पेक्ट है वो हम डालते हैं। सेकेंडली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो कर्व्स बहुत मिलेंगे आपको हमारी डिज़ाइंस में। आर्चेस, राउंड विंडोज़, कर्व्ड वॉल्स। थोड़ा टिपिकल होता है बनाना, एग्जीक्यूट करना, बट समहाउ आई फील आप कर्व्स डालते हैं तो एक स्मूथनेस अटैच होती है बिल्डिंग के साथ में, रादर देन गिविंग क्रूड एंगल्स। तो आई थिंक कर्व्स इज़ अ मेजर एस्पेक्ट जो हम हमारी बिल्डिंग्स में हमेशा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर मैं बात करूँ आपके अब तक के सफ़र की, 14 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए आपको, क्या बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग को लेकर इन दिनों हमारे आसपास, हमारे शहरों में? आई थिंक अवेयरनेस बहुत आ गई है। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ में, क्लाइंट्स बहुत ओपन हो रहे हैं, वेंडर्स बहुत ओपन हो रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश डिज़ाइंस। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ नाउ ओपन टू न्यू आइडियाज़। एक सेट पैटर्न में अब कोई नहीं चलना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग न्यू। हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं तो यही एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि आप नया क्या देंगे हमें। जो ऑलरेडी बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, बट व्हाट इज़ द न्यू थिंग दैट यू कैन गेट टू अस। तो आई थिंक यही हमारी एक और USP है कि हम हमेशा कुछ नया देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। नए का जिक्र हुआ है तो मुझे आप बता सकते हैं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, या यूँ कह सकते हैं आपके वो मेरे एक एग्जाम्पल सेट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जोधपुर में? एक बहुत सुंदर कैफ़े है, अगर आपने विजिट किया हो तो, हाउस ऑफ आर्चेस। ओके। DPS सर्कल पे है। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। 2-3 एस्पेक्ट्स है उसमें। अगेन बहुत सारे कर्व्स यूज़ कर रखे हैं हमने उसमें। बिल्डिंग का जो कलर है वो बहुत अपीलिंग है, एंड सेकेंडरी वो साउथ फेसिंग बिल्डिंग है। तो सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये था कि आप साउथ सन को कैसे कम करेंगे ताकि अंदर हीट जनरेशन कम हो। तो हमने उसमें कंसेंट्रिक आर्चेस दिए हैं। वो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट बन गया, एंड इवेंचुअली दैट लेड टू द नेमिंग ऑफ द कैफ़े। तो वो मुझे बहुत अजीज बन गया उसका। इसके अलावा हमने, चूँकि मैं नेचर के बहुत करीब रहना चाहता हूँ, गाँव के, ढाणियों के, मिट्टी के घर, वो भी मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। हमारी रूट्स बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है ढाणी नाम से एक आउट हाउस बनाया हमने, जो कि गंगाड़ा रोड पे है। वो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें आप जाएंगे तो मिट्टी के लेप की दीवारें हैं, मांडना कर रखा है, घास की रूफ है उसके ऊपर,
ट्रेडिशनल वेरी बेसिक राजस्थानी आर्किटेक्चर को हमने उसको इंकॉर्पोरेट किया है। और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, कमर्शियल या फिर इंडिविजुअल विलाज या फ्लैट्स, क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी? विलाज, फार्म हाउसेज, वीकेंड होम्स, आउट हाउसेज। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वो है जहाँ पे मुझे एक ओपन कैनवस मिलता है, एक फार्म लैंड आप मुझे दे दीजिए तो मैं उसमें कुछ क्रिएटिव करके दिखा सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। आई जस्ट वांट अ ब्लैंक कैनवस, तब मेरी पेंसिल फ्री फ्लो चलती। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स करते हैं आप? वी डू कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एज वेल एज दुबई। तो हम दोनों जगह कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, ऑफिसेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, वो भी हम करते हैं। दैट्स ग्रेट। आजकल एक और चलन देखने को मिलता है कि लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम आर्किटेक्ट का पैसा या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पैसा बचा लें और अपने हिसाब से काम कर लें, तो उसमें आपका क्या कहना है, ये सही है? देखिए, पहले तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि आजकल ऐसी सोच बची है कि हम वो पैसा बचा लें। आज का जो क्लाइंट है वो पैसा खर्च करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो भी हमने आपको अमाउंट दिया है वो आप अच्छे से खर्च करें और उसका एंड रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वो सुंदर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने पैसा भी खर्च किया और अच्छा फील नहीं आया। इसी बात पे मुझे बात याद आई है, मेरी प्रोफेसर हुआ करती थी कॉलेज के दिनों में, उन्होंने हमको एक बात कही थी जो आज भी मेरे दिमाग में छपी हुई है और मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले बात ज़रूर सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आती है। उन्होंने कहा था कि एक फैमिली, जब आप किसी का घर बनाएंगे तो एक फैमिली अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके हाथ में सौंपेगी। ट्रू। और आपको उसको बहुत सहजता से और समझदारी से खर्च करना है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि घर एक ही बार बनता है, बार बार नहीं तो बनता। जब घर एक ही बार बनेगा तो जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की, पूरी जीवन की वो आपके हाथ में रख देगा। तो बहुत समझदारी से और बहुत सजगता से हमको खर्च करना चाहिए। ये हम सोच के करते हैं। बिल्कुल। एक मेरा सवाल है कि जब भी कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या आप उसके अगले 5 साल 10 साल का मेंटेनेंस का भी कुछ उस डील में ही इंडल्ज होता है या मेंटेनेंस एक अलग पार्ट हो जाता है? जनरली मेंटेनेंस हमेशा अलग होता है, पर ये सब्जेक्टिव मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। जब हम टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हम 1 साल का 2 साल का मेंटेनेंस उसके अंदर शामिल रखते हैं। उसको हम DLP कहते हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं करवाते हैं लोग, लेकिन जब हम टर्न की करते हैं तो हम उसको इंक्लूड करते हैं फॉर 2 years। ओके, उसमें रहता है, वो उसमें प्रावधान रहता है। Yes। और डिपेंड करता है, जैसा कि आपने बोला, केस टू केस ये वेरी करता होगा। अगर मैं बात करूं आपके कलर कॉम्बिनेशंस की, तो मैक्सिमम आपके प्रोजेक्ट में कौन सा कलर देखने को मिलता है? येलो देखने को मिलेगा आपको बहुत, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट है, कैसे जुड़ा हुआ? दिवाकर सन से जुड़ा हुआ है, बहुत एनर्जाइज करता है। हम रेड यूज़ करते हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स में हम ग्रेज भी काफ़ी यूज़ करते हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट तो हमेशा से बेज रहा है, नेचुरल कलर रहता है, तो बेज इज़ माई पर्सनल फेवरेट। पर अपने यहाँ जोधपुरी पत्थर जो है ना, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है हर किसी के जहन में आर्किटेक्चर को लेकर। तो फिर जब स्टोन का यूज़ होता है तो फिर शायद ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब हमारे साइड में रह जाते हैं, धरे के धरे। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल स्टोन के साथ में बहुत से कॉम्बिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं। अच्छा। आप अगर जोधपुर के घरों को देखेंगे तो हर आर्किटेक्ट स्टोन को यूज़ करके कुछ नया करना चाह रहा है। तो स्टोन के साथ में वुड काम आ रहा है, ब्राउन का शेड, स्टोन के साथ में ग्रे भी काम आ रहा है, ग्रेनाइट्स भी आ रहे हैं, इटालियन भी काम आ रहा है, टाइल्स के भी बहुत से कलर्स है जो हम ऑलरेडी स्टोन के साथ में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हर एक आर्किटेक्ट का पर्सनल टेस्ट और चॉइस होती है। मेरी चॉइस मेजरली जोधपुर स्टोन प्लस ग्रे रहती है। कितना प्रतिशत रहता है जोधपुर स्टोन आपके प्रोजेक्ट में? प्रतिशत तो अगेन केस टू केस, बट मैं चाहूँगा कि 60% तो एटलीस्ट रहना चाहिए। टाइल का जिक्र किया दिवाकर जी आपने, और हम बैठे हैं एशिया के सबसे बड़े टाइल शोरूम में, LRT बाय संदीप ग्रुप। तो इस टीम के बारे में क्या कहना है आपका, LRT के बारे में? मुझे लगता है LRT ने जोधपुर और आसपास के सभी आर्किटेक्ट्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर आप उस दरवाजे के अंदर आएंगे, ड्राइंग्स, डिज़ाइंस और जो दिमाग में हमारे टाइल्स का परसेप्शन है, कलर कॉम्बिनेशन है, तो वो यहाँ पे आके सिलेक्शन पूरा हो ही जाता है। द मोमेंट वी स्टेप आउट वी आर कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन हो चुका है और घर बहुत अच्छा बनने वाला है, और टाइल सिलेक्शन कंप्लीट यहाँ पे होता है हमारा। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा इसी के रिगार्डिंग। एक बहुत टिपिकल कलर की टाइल थी, एक बेज कलर का एक बहुत टिपिकल कलर है जो कि मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। एंड बीइंग इन दिस प्रोफेशन मैं बहुत चूजी हूँ व्हेन इट कम्स टू कलर्स। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो फिर वो यही मतलब चाहिए मुझे, वो फिर नहीं मिलता है तो फिर मैं उसमें वो डिससेटिस्फाइड रहता हूँ। और संदीप टाइल एक ऐसा नाम है जहाँ पे मैंने जो शेड डिमांड करी है ये लेके आए हैं, चाहे सैम्पल लेके आए हैं, लाइव पीस लेके आए हैं, अरेंज किया है, बट ये 100% सेटिस्फाइड जर्नी रही है मेरी इनके साथ में अब तक। दैट्स रियली ग्रेट। मैं अभी आपकी बायोग्राफी जब पढ़ रहा था तो उसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग का भी जिक्र था।
तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब आप जुड़े आर्ट ऑफ लिविंग से और कैसा अनुभव रहा? मुझे आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जो हमारे गुरुजी, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनके साथ जुड़ाव तकरीबन 20 साल पहले हुआ था, जब हम कॉलेज में थे और स्ट्रेस से डील कर रहे थे, सबमिशंस, इमोशंस, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जब सब डिलेमा चल रहा था तो फिर माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू जॉइन आर्ट ऑफ लिविंग, आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, योगा, सत्संग, ये सब सिखाएंगे, उससे आपकी माइंड को बहुत क्लैरिटी मिलेगी एंड देन यू हैव अ क्लियर विजन कि करना क्या है लाइफ में। और आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत होती है कि अब आगे क्या, अब इसके बाद क्या करेंगे। वहाँ पे मुझे आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुजी ने बहुत हेल्प किया। पहले इमोशंस मुझे ड्राइव करते थे, बट अब मैं मेरे इमोशंस को ड्राइव करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आर्ट ऑफ लिविंग ने हमको दिया। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, नो डाउट अबाउट इट। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने 1 साल आर्ट ऑफ लिविंग के लिए काम भी किया था एज एन आर्किटेक्ट। हाँ, अब चूंकि उनको गुरु मान लिया था तो फिर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो उन्हीं से पूछ लिया, गुरुजी आप बताएं क्या करना है, अब मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने बोला कि बैंगलोर आ जाओ, वहाँ पे आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में काम करो। तो मैं 1 साल बैंगलोर आश्रम में था एज एन आर्किटेक्ट। तो आश्रम में जो भी सुविधाएं होती है, जो करना होता है, जैसा गुरुजी ने हमको बताया, समझाया, वो मैंने 1 साल तक उनके साथ में काम किया। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपके अब तक की जर्नी में? सर मेरे लिए तो फैमिली ही सब कुछ है। मेरी फैमिली है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ और आपने बात करने की इच्छा जाहिर करी है मुझसे। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, बचपन से ही अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, जो करने की इच्छा थी वो करने दिया गया। मैंने 1 साल की इंजीनियरिंग करी थी। मैंने 1 साल जब इंजीनियरिंग करी तो मुझे पता पड़ा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे आर्किटेक्चर में शिफ्ट होना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी मैं सिविल में ही था, तो समवेयर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में ही था मैं, बट मुझे डिज़ाइन करना था। तो देन आई आस्क्ड देम कि क्या मैं इसको ड्रॉप करके आर्किटेक्चर में जा सकता हूँ। विदाउट अ ब्लिंक ऑफ आई उन्होंने बोला कि बेटा आपको जाना है, आप जाओ। तो फिर मैं आर्किटेक्चर में आया और मैंने फिर ये डिग्री पूरी करी। और फैमिली में 2 छोटी सिस्टर्स हैं, दोनों मैरिड हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, दे केप्ट एनकरेजिंग मी ऑलवेज। और जो मेरा पिलर और मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी वाइफ है, वो सपोर्ट करती हैं एवरी हेयर एंड देयर। तो ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सर ये बहुत ही ब्लीक लाइन है दोनों के बीच में। अब मुझे ये नहीं पता कि अरेंज पहले हुई है, लव हुआ, या लव पहले हो गया फिर अरेंज करवाया। कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली का भी जब आप किसी प्रोजेक्ट पे लगते हैं काम करने के लिए? मेरे ख्याल से 100% सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें घंटे, दिनों, महीनों नहीं देखे जाते हैं। जब तक वो पूरा नहीं होता है या उसका कॉन्सेप्ट डिसाइड नहीं होता है, तब तक अगर रात भर भी काम करना है तो डेस्क पे काम करना है, तो वो वेट करते हैं कि कब काम खत्म होगा और कब आएगा। वो पिंच नहीं करते हैं कि ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, अब तक क्यों नहीं आए हो। दे आर वेरी सपोर्टिव कि वो डिज़ाइन कर रहा है तो उसको करने दो, क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रात को 12 बजे भी आइडियाज आ सकते हैं। इट्स आइडिया ड्रिवन प्रोफेशन। दैट्स रियली ग्रेट। अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ में, जहां जल्दी जल्दी में आपको जवाब देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तैयार हैं आप? या बिल्कुल। सो हियर वी गो। द आर्क टॉक शो प्रेजेंटेड बाय एलार्ते संदीप टाइल ग्रुप। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की, हमारे आज की गेस्ट आर्किटेक्ट दिवाकर भाटी के साथ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका पसंदीदा आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, मॉडर्न या ट्रेडिशनल? मॉडर्न। ब्लूप्रिंट बनाना ज़्यादा मज़ेदार है या साइट विजिट करना? साइट विजिट्स। अगर आप किसी एक मशहूर बिल्डिंग को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं तो वो कौन सी होगी? मेहरानगढ़। वाह, आपके लिए परफेक्ट डिज़ाइन की परिभाषा क्या है, सिंपल या ग्रैंड? सिंपल। दिन का कौन सा वक्त डिज़ाइनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है, सुबह या रात? रात। राजस्थान की वो कौन सी पारंपरिक आर्किटेक्ट से भरपूर बिल्डिंग आपको नजर आती है राजस्थान की, अगर मैं बात करूँ तो? जवाहर कला केंद्र, जयपुर। अगर आपको सिर्फ एक मटेरियल चुनना हो तो वो क्या होगा, पत्थर, लकड़ी या ग्लास? लकड़ी। ड्राइंग बोर्ड या डिजिटल स्केच? ड्राइंग बोर्ड, एनी डे। क्लाइंट के साथ काम करना मुश्किल है या मज़ेदार? बहुत मज़ेदार है। जितने क्लाइंट्स उतने आइडियाज़, उतने बातें, उतने आर्ग्यूमेंट्स, उतना फन। अगर आप जोधपुर में कुछ नया डिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो क्या चाहेंगे? हाई राइज टावर। ओके। नीला शहर आपको कैसा लगता है, सौंदर्य की मिसाल या डिज़ाइन की चुनौती? सौंदर्य की मिसाल। जोधपुर की गर्मियों में बिल्डिंगों को कूल रखने में कौन सा तरीका आप इम्प्लीमेंट करते हैं? जोधपुर स्टोन। क्या पारंपरिक हवेलियाँ और उनका डिज़ाइन आज भी रिलेटेबल है? बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हमको डिज़ाइन वहीं से इंस्पायर करता है। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। अभी तो आप कह रहे थे ब्लैक कॉफ़ी। अगर आर्किटेक्ट नहीं होते तो क्या होते? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक आर्किटेक्ट नहीं होता तो आई थिंक कंप्यूटर इंजीनियर होता, बस वो बचपन में रह चुका था। मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना था आपको। क्या बात है। आखिरी बार कब आपने किसी जगह का डिज़ाइन देखकर कहा वाओ
हम्पी, कर्नाटका। ओके, आपका डिजाइनिंग लकी चार्म क्या है? मेरी पेंसिल स्टेडलर ब्लू कलर की। सबसे पागलपंती वाला आइडिया जो आपने कभी सोचा? वैसे तो हम हर प्रोजेक्ट में कुछ पागलबंदी करने की कोशिश करते हैं, बट कभी इम्प्लीमेंट होती है, कभी नहीं हो पाती है। क्लाइंट से ज़्यादा मुश्किल डेडलाइन या डिज़ाइन बदलना? डिज़ाइन बदलना। आपके काम का सबसे मज़ेदार अनुभव? जब कोई क्लाइंट ये बोल दे कि आपको कुछ भी बनाना है आप बना सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम। और हम बहुत लकी हैं इस मामले में, हमको बहुत क्लाइंट ऐसे मिलते हैं लकीली, थैंकफुली, कि वो हमको बहुत फ्रीडम देते हैं। परफेक्शन या क्रिएटिविटी, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में? क्रिएटिविटी। नथिंग इज़ परफेक्ट, नेचर परफेक्ट नहीं है, वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय नेचर। हाथ से जब काम होगा, हैंड क्राफ्टिंग चीज़ें बनेगी तो एरर तो रहेंगे, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैंड क्राफ्टेड थिंग्स। तो नॉट परफेक्शन फॉर श्योर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपको एक शब्द में खुद को बयां करना हो तो वो क्या होगा? रेबेलियस। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है कि लाइन में नहीं चलना ही असल ज़िंदगी है, सीधा नहीं चलना चाहिए कभी। कुछ तो आपको अलग करना चाहिए, क्योंकि दुनिया सीधी चल रही है और हमको सीधा चलना सिखाया जाता है। जो टेढ़ा चलता है, जो रेबेलियस होता है, वही कहीं और पहुंचता है, कुछ नया मिलता है, कुछ नया मिलता है। आखिरी सवाल, आप अपने डिज़ाइन से दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? ह्यूमन इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे डिज़ाइंस में। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो अगर मैं आपको एक ब्लैक कमरे में बंद कर दूं तो आपका इमोशंस बहुत चेंज होगा, आपका ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी वो बहुत इम्पैक्ट करेगी। यही अगर मैं आपको एक वाइट कमरे में अगर बंद कर दूं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आई थिंक टू मैनेज ह्यूमन इमोशंस, टू गिव अ बेटर लाइफ एंड टू गिव हैप्पी डिज़ाइंस एंड बेटर स्पेस मैनेजमेंट, ये हम अचीव करना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पर रैपिड फायर राउंड खत्म होता है और दिवाकर जी ने बहुत कमाल का पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कंपटीशन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपकी फील्ड में भी बढ़ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया आर्किटेक्चर का काम, आर्किटेक्ट के रूप में बहुत भूमिका निभा ली, अब कुछ नया ट्राई करता हूँ? आर्किटेक्चर में हर दिन नया है, तो आप आर्किटेक्चर से कभी बोर नहीं हो सकता है कि बहुत हो गया। आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी आएगा, क्योंकि हर दिन हम कुछ नया बना सकते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं कि हम कभी बोर होंगे इससे। अगर किसी को आपसे अपने डिज़ाइंस बनवाने हो, कंसल्टेंसी करनी हो, तो वो कहाँ कनेक्ट कर सकता है? हमारा ऑफिस है पावटा में, मानसीकता में, 135 नंबर। मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, हम ऑफिस में बिल्कुल बेशक मिल सकते हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट? divakarbhati.com हमारी वेबसाइट का नाम है, और इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड अस divakarBhati_architects। गूगल पे भी हम अवेलेबल हैं, फ़ोन नंबर्स, लिंक्स, ईमेल आईडी सब अवेलेबल। आखिरी सवाल, हमारे जो यंग जनरेशन है जो आपको देख रही है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उनमें से किसी को अगर आर्किटेक्ट बनना है तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आई थिंक यू शुड हैव लव फॉर स्पेसेस। अगर आपके दिमाग में रुचि है, स्पेसेस, ह्यूमन इमोशंस, पैशन, लव, ये सब जब वर्ड्स आप वाइब्रेट करते हैं आपके दिमाग में, तो आर्किटेक्चर इज़ फॉर यू। आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली रोमांटिसाइजिंग विथ बिल्डिंग्स। जब आपको पहला प्यार जब होता है, वैसा ही आर्किटेक्चर है। आपको नया प्रोजेक्ट मिला, देन यू थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचते हैं, आप खुश होते हैं, आप मंद मुस्कुराते हैं। कुछ नया बनाएंगे तो आपको लगता है कि क्या अच्छा डिज़ाइन निकल के आ रहा है। तो आई थिंक आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट रोमांस। दैट्स ग्रेट। तो मुझे तो दिवाकर भाटी जी से बात करके बहुत मज़ा आया। आपने इस इंटरव्यू से क्या सीखा, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नई ऊर्जा है हमारे देश की, यही हमारे आने वाले देश का नया निर्माण करेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और बहुत कुछ नया हम सबको सिखाएंगे। तो दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे आज के इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका रैपिड फायर राउंड। ये ऐसा कोई जनरली पूछता नहीं है, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि कोई हमसे बात करना चाह रहा है, अदर देन बिल्डिंग्स, अदर देन बजट्स, अदर देन डेडलाइंस। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो ये थे दिवाकर भाटी जी, दिवाकर भाटी आर्किटेक्ट्स जो इनकी फर्म है, उससे अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया, इनका ऑफिस है मांझी का हत्ता में और सोशल मीडिया पर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो अगले एपिसोड में एक नए आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ जल्द जुड़ते हैं द आर्क टॉक शो में। आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये पॉडकास्ट देखने के लिए।